हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो स्टार्ट करते हैं रेन स्टोरी ऑफ लव के नेक्स्ट पार्ट को। तो अब तक 7 साल बीत चुके थे। वांग जी का फर्स्ट डे था अपने ऑफिस में और वो अपना फर्स्ट डे का वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सुबह जल्दी ही उठ जाता है, 5 बजे। वांग जी एक अर्ली पर्सन है, उसे सुबह जल्दी उठना और उठने के बाद रनिंग करना पसंद है। उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। वांग जी अपने शेड्यूल को हमेशा फिक्स रखता है। रनिंग करके आने के बाद वांग जी शावर लेता है और उसके बाद बैठकर अपने ऑफिस का शेड्यूल चेक करता है। वांग जी को अपना सारा वर्क मेंटेन रखना और चीज़ों को फिक्स करके रखना पसंद है। अब वांग जी रेडी होने के बाद नीचे आता है। वो अपने ऑफिस अटायर में था और अपने वर्क रिलेटेड सारी चीज़ें उसके पास ही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर अंकल वांग जी का पहले से ही वेट कर रहे थे। अब वांग जी जब नीचे जाकर अपने अंकल को ग्रीट करता है तो अंकल उसे मॉर्निंग विश करते हुए कहते हैं, तो उठ गए मेरे प्रिंस। तभी वांग जी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अंकल के पास बैठता है। एक सर्वेंट आकर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती है। वांग जी और अंकल दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अंकल कुरन वांग जी से कहते हैं, तो बिजनेस के फर्स्ट डे ऑफिस जाकर कैसा लगा तुम्हें? वांग जी बताता है, अंकल एज अ सीईओ मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया। एम्प्लॉयज़ और वर्क दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफिस के सभी स्टाफ मुझे अच्छे से ग्रीट भी कर रहे थे और सीईओ बनकर एक अलग फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज़ जब मैं एम्प्लॉय था तो मैं सबके साथ हंसी मजाक कर सकता था, पर अब अगर मैं एक सीईओ बन गया हूँ तो मुझे कुछ लिमिटेशंस रखनी होगी स्टाफ के साथ। अंकल अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, रखनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि अब तो मैं एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंपनी के सीईओ, और कंपनी के सीईओ का रुतबा बहुत डिफरेंट होता है। वांग जी भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। अंकल वांग जी से कहते हैं, मेरे बच्चे तुम अपना वर्क तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय और कंपनी के सीईओ भी बन गए हो, पर अब ज़रा ये सोचो कि तुम्हें अपना लाइफ को और अच्छे से कैसे बनाना है। अब तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम्हारा हर प्रॉब्लम को शेयर करे, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो सको। वांग जी से अंकल जो बातें कर रहे थे, वांग जी समझ रहा था कि उसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। वांग जी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था क्योंकि वांग जी को पता था अंकल उससे अपने लिए ओमेगा ढूंढने के लिए कह रहे हैं। अंकल वांग जी की मुस्कुराहट को देखकर कहते हैं, अरे ऐसे ही शर्माते रहोगे या अपने लिए सच में तुमने कोई ओमेगा ढूंढना है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे मरने से पहले तुम्हारा शादी देखना है। अगर मैं तुम्हारी शादी देखे बिना मर गया ना तो मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और पहली बात तो मैं तुम्हारी शादी देखे बिना मरना भी नहीं चाहता हूँ। अब तुम जल्दी से शादी भी कर लो वांग जी। तो वांग जी कहता है, अंकल हाँ भी ना, अभी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी तो मैं सीईओ बना हूँ, इतना जल्दी शादी कर लूँ क्या मैं? और आप बताइए मैं ऐसे कैसे ही शादी कर लूँ? आप ही तो हमेशा कहते हो ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, सोलमेट, ये सब कनेक्शन। अभी तक तो मुझसे ऐसा किसी के साथ फील ही नहीं होता है। और रहा सवाल प्यार का, तो अभी तक तो मुझे किसी से प्यार हुआ नहीं है, और अगर इन द फ्यूचर मुझे प्यार हो गया तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हारे ऐसे पोकर फेस के साथ अगर तुम घूमोगे तो किसी को तुमसे क्या खाक प्यार होगा? कभी तो अपने फेस पर थोड़ी सी स्माइल लेकर आओ, कुछ एक्सप्रेशन तो तुम ला सकते हो ना, आइस प्रिंस बनकर घूमते रहते हो। वांग जी, अंकल आपको सच में लगता है कि मैं पोकर फेस लेकर घूमता हूँ और मैं आइस प्रिंस हूँ? आपने देखा ना ऑफिस में सब लोग मुझसे कितना अच्छे से बात करते हैं और मैं कितना हंसी मजाक करता हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते कि मैं आइस प्रिंस पोकर फेस हूँ। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे ही फेस पे। हद है। अंकल उसकी बात पर जोर से हंस पड़े थे क्योंकि वांग जी सच में ही बच्चे की तरह बिहेव करता था।
वो एक कंपनी का सीईओ बन गया था। वांग जी के पास बहुत सारा टैलेंट था और उसके पास बहुत अच्छा माइंड भी था, पर वांग जी हमेशा ही अपनी बातों से अंकल को हंसा देता था। वांग जी सीरियसली भी अगर कोई बात बोलता तो अंकल को उसके वर्ड सुनकर हंसी आ जाती। सिर्फ अंकल को ही नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी, और उन्हें हंसता हुआ देखकर वांग जी भी हंस पड़ता था। वांग जी खुश रहने लगा था क्योंकि उसने अपनी लाइफ से बहुत बड़ा लेसन अपने चाइल्डहुड में ही सीख लिया था। अब अंकल से वांग जी कहता है, अंकल, जब मुझे किसी से बहुत अच्छा वाला प्यार हो जाएगा और बिल्कुल मुझे मेरा ट्रू ओमेगा मेट मिल जाएगा ना, तो मैं पक्का उससे शादी कर लूँगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अभी मेरी एज नहीं है या मैं बिजनेस नहीं संभाल सकता। मैं तो उसे देखते ही तुरंत से प्रपोज कर दूँगा शादी के लिए। अंकल वांग जी की बात पे ज़ोर से हंसते हैं और अपनी थाइस पर बार बार स्लैप करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं देख लूँगा तुम्हें कि तुम कैसे प्रपोज करते हो। वांग जी कहता है, फाइनल डील। तो अंकल बोलते हैं डील, और दोनों ही अपने हाथों की मुट्ठी से एक दूसरे को पंचेस करते हैं। फ्रेंडली वाला, दोनों अपने हाथ को मिला लेते हैं। अंकल का और वांग जी का ये स्टाइल बन गया था। अंकल ने वांग जी को जब से अपने पास रखा था तब से उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे। अब वांग जी ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलता है। आज वांग जी का एक मीटिंग होने वाला था जो कि उसके ऑफिस से बाहर लंच टाइम पर था, और उसके बाद वांग जी पूरा दिन फ्री था। वांग जी का पर्सनल मैनेजर, या फिर यूँ कहा जाए कि उसका स्कूल फ्रेंड सॉन्गलैंड उसके लिए पूरा शेड्यूल फिक्स करके रख चुका था, क्योंकि आज वांग जी का अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी था शाम को, इसलिए उसी ने वांग जी को लंच के बाद ही फ्री कर दिया था। बाकी के सारे काम और मीटिंग्स वो खुद ही अटेंड करने वाला था, वेंचिंग के साथ मिलकर, जो वांग जी की दूसरी सेक्रेटरी थी। वांग जी अपने ऑफिस में जाने के बाद अपने वर्क में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सेकंड मैन लीड, जो अभी तक घोड़े बेचकर अपने रूम में सो रहा था, ये है वी वुशियान। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन ये महाशय अभी तक सो रहे हैं। इनकी क्लॉक का अलार्म बजे जा रहा है। जैसे ही अलार्म बजता है, वो बीइंग अलार्म को बंद करके सो जाता है। 10 मिनट के बाद फिर से अलार्म बजता है, पर विंग फिर से उसे बंद करके सो जाता है। फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बजता है, लेकिन विंग उसे भी बंद करके सो जाता है। आधा घंटा बीत गया था। तभी विंग के रूम में उसकी शिजे उसे उठाते हुए आती है। आइंग, आइंग, उठ जाओ, क्या कर रहे हो तुम? लेट हो जाओगे, तुम्हारे पास बस आधा घंटा बचा है। क्या तुम्हें अपने कॉलेज नहीं जाना है? तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में और तुम इस तरीके से घोड़े बेच के सो रहे हो, अभी तक नहीं उठे। तुम उठोगे या मैं तुम्हें स्लैप मारूं? लेकिन विंग के अगर सर पर एक बात भी घुस जाए तो वो उठ ना जाए। विंग तो बड़े आराम से सो रहा था। तब तक तो जियांग चेंग भी कमरे में आ चुका था, जो पूरी तरह से गुस्से में बागड़ बिल्ला बना हुआ था। जियांग चेंग आते ही कहता है, शिजे, आपने इसे पूरा सर पे चढ़ा रखा है। अगर आपने इसे इतना सर पर नहीं चढ़ाया होता ना, तो ये अब तक घोड़े बेच के नहीं सो रहा होता। देखा, अभी तक नहीं उठा है। अभी से मैं उठाऊंगा अपने तरीके से। तभी यान ली कहती है, चेंग, तुम क्या करने वाले हो? अभी बताता हूँ शिजे, मैं क्या करने वाला हूँ। जियांग चेंग अपने दांत पीस रहा था और विंग के बेड पे चढ़ गया था। वो बेड पे चढ़ते ही अपने पैर को शेक करता है और जोर से विंग के बम पर किक करता है। विंग, आहा मामा। विंग की तो चीख निकल गई थी, जो विंग बेड से नीचे गिरा था। विंग अपने बम को सहलाते हुए उठता है और देखता है कि उसे बम पे किक मारा किसने? जियांग चेंग ने, जो उसके बेड पे खड़ा हुआ था। बीइंग कहता है, जियांग चेंग, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी नींद खराब कर दी। तुम्हारा सत्यानाश हो, यू क्रम्पी चिकन। मेरी इतनी प्यारी नींद, मेरी नींद के दुश्मन शिजे। विंग तो पूरा ड्रामेटिक वे में ये सब कुछ कर रहा था। विंग तो अपनी शिजे के पास जाकर अपनी शिजे को हक कर लेता है।
और जियांग चंग की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, शिजे, ये क्रम्पी चिकन मेरी नींद का दुश्मन है, इससे मुझे बचा के रखो शिजे, ये मेरी नींद खराब कर देता है, रातों को ये पी के हंगामा करता है, मुझे सोने नहीं देता है, और सुबह भी देखो मुझे किक करके उठाता है, ऐसे कौन उठाता है शिजे मेरा बम, अब तो मैं पूरे दिन बैठ भी नहीं सकता, मैं बैठने के लायक भी नहीं रहा शिजे। जियांग चेंग जो विंग का ड्रामा देख रहा था वो कहता है, अच्छा ऐसा ही होगा, अगर तुम भूत बेच के सोओगे तो लात खाओगे। विंग कहता है, क्या? विंग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था और यानली जिसकी हंसी नहीं रुक रही थी, यानली हंस रही थी। तभी विंग कहता है, ओ क्रम्पी चिकन, भूत बेच के कोई नहीं सोता है, लोग घोड़े बेच के सोते हैं। हाँ, मैं घोड़े बेच के सोता हूँ, तो क्या तुमने अपने घोड़े पाल के रखे हैं? हाँ, और दूसरी बात, अगर तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता है तो मत बोला करो, तुमने दो बातें एक साथ मिक्स करके बोली है। पहली बात होती है घोड़े बेचकर सोना, और दूसरी बात होती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। विंग अपने पास से एक पिलो उठाकर जियांग चंग के मुंह पे देख के मारता है और फिर यानली के पीछे छुप जाता है। यानली बहुत जोर से हंस रही थी और वो विंग के कानों को पुल करते हुए कह रही थी, ऐसे पेश आते हैं अपने बड़े भाई के साथ। शिजे, कान में दर्द हो रहा है शिजे, छोड़ दो, दर्द हो रहा है, मैं तंग नहीं करूँगा शिजे। विंग का जैसे ही शिजे कान छोड़ती है, जियांग चंग कहता है, अच्छा किया इसका कान खींचा, अभी तो इसे मेरे पास आने दो, इधर आ जाओ विंग, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लातों के भूत बातों से मानते हैं या लातों से मानते हैं। जियांग चेंग विंग के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और विंग दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आ गया था। यानली भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। विंग पूरे घर में चक्कर लगा रहा था और जियांग चेंग उसके पीछे उसी पिलो को लेकर भाग रहा था। अब तो जियांग चेंग ने वो पिलो विंग के सर में मारना शुरू कर दिया था। दोनों उस पिलो को पकड़ के खींच रहे थे जैसे कि दो बंदर रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हों। यानली उन्हें देखकर हंस रही थी और यानली ने उन दोनों का एक फ़ोटो खींच लिया था अपने फ़ोन में। दोनों जब पिलो फाइट कर रहे थे तो विंग के हाथों से पिलो फट जाता है और उसके बाद विंग जियांग चेंग के हाथ से पिलो को लेकर उसमें जो कॉटन थी उसे निकाल कर उड़ाने लगता है और जियांग चेंग के लिए गाना लगता है, गाना, यू क्रम्पी चिकन, तुम्हारा फेस बहुत बुरा है, और कॉटन उड़ाते जा रहा था। विंग जब इस तरीके से गाना गा रहा था तो जियांग चेंग को हंसी आ गई थी। विंग की इस हरकत पर जियांग चेंग को हंसी आ रही थी और उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। जियांग चेंग हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा मेरे क्रम्पी चिकन के लिटिल क्रम्पी चिकन, जाओ जाकर रेडी होकर आओ महाशय, 10 बजने वाले हैं, तुम्हारा कॉलेज का टाइम हो जाएगा। जब जियांग चेंग के बाद विंग सुनता है तो उसे याद आता है, ओह शिट, मुझे तो कॉलेज जाना था, आज मेरा फर्स्ट डे है, मुझे तो रेडी होना होगा, मेरे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, माय गॉड, यू क्रम्पी चिकन, यू मग चिकन, मैं लेट हो गया तुम्हारी वजह से, अभी तो मुझे रेडी होना पड़ेगा, मुझे नहाना भी तो पड़ेगा, अरे मुझे नहाना है, मैं नहाने जा रहा हूँ शिजे। विंग दौड़ते हुए चला गया था। जियांग चेंग अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, इसका क्या होगा शिजे, इस लड़के का कभी कुछ नहीं हो सकता, इसका क्या किया जाए। यानली कहती है, इसका हम क्या कर सकते हैं आचिंग, बस इसे प्यार करो और इसे पैम्पर करो। दोनों ही हंसते हैं। यानली विंग के लिए ब्रेकफास्ट पैक कर देती है क्योंकि उसे पता था विंग अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। विंग, यानली और जियांग चेंग ये तीनों ही एक साथ रहते थे, तीनों ब्रदर सिस्टर्स थे। यानली एक फीमेल अल्फा थी, जियांग चेंग एक फीमेल ओमेगा और विंग भी एक मेल ओमेगा। इनके पेरेंट्स नहीं थे। जब ये लोग छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स चले गए थे। यानली तब बड़ी थी, जियांग चेंग भी बड़ा था, पर विंग तब सबसे छोटा था। यानली ने विंग को बिल्कुल अपने बेबी की तरह ट्रीट किया था, ब्रदर के साथ साथ एक फादर लाइक उसे पैम्पर किया था, प्यार किया था, डांटा था। जियांग चेंग विंग को पूरी तरीके से एक फादर की तरह ट्रीट करता था और यानली एक सिस्टर और एक मदर
दोनों की तरह उसकी केयर करती थी, इसीलिए विंग को कभी अपने पेरेंट्स की कमी फील नहीं हुई थी। यानली अभी भी विंग की केयर करती थी। यानली का खुद का एक रेस्टोरेंट था जिस पर यानली काम किया करती थी। विंग में उसी रेस्टोरेंट में यानली की हेल्प किया करता था अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ साथ। और जियांग चेंग वो एक कंपनी में काम किया करता था, वहाँ पर जियांग चेंग एक मैनेजर था। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।